इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ना हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, आप देखे हैं कि जो न्यूग हैं कि जो देश है ना उसका जहाँ तक जो लगा लें हम ढांचा जो है, बुनियादी ढांचा जो माना जाए हमारे देश का, वो माना जाए गाँवों में। बिल्कुल, और गाँव में बसा कर भाई, और गाँव में बसे हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारी ज़्यादा जनसंख्या गाँवों में, और इसके साथ साथ कृषि के ऊपर जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करे है। तो यूँ कहा जाए कि भाई जब तक ग्रामीण क्षेत्र हमारे जो है सुदृढ़ नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, पूरा उनको विकास नहीं मिलेगा, तब तक जो हम कह सकेंगे हमारी प्रगति, हमारा विकास जो है अधूरा रहेगा। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बात बहुत बढ़िया कही है, सोड़ा नहीं सच है। क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण विकास जब तक नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। और ग्रामीण विकास के लिए भाई एक जो नाबार्ड है, हाँ, वो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है उसको बहुत मजबूत कर रहा है, उनकी आय को भी बढ़ा रहा है, उनका जो जीवन का स्तर है उनको बहुत आगे वो ले जा रहा है। तो जो कृषि विपणन बुनियादी जो ढांचे की बात है अगर जो हम करें, तो ग्रामीण बुनियादी ढांचा भाई वो जो नाबार्ड है बहुत बढ़िया वो उसमें काम कर रहा है। आप बात सही कह रहे हैं। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, जो कृषि विपणन बुनियादी ढांचे की बात आप कर रहे हैं, तो उसके मैं सभी जाने कि बिचौलिए जो हैं वो कई बार जो बीच में आ जाना, तो फिर वो किसान भाइयों के और उनकी फसल के उत्पाद के बीच में जब ऐसी स्थिति खड़ी करते हैं कि उनको मेरे ख्याल में पूरा फ़ायदा नहीं हो सकता। और इसमें जो देखा है कि बिचौलिए जब अपनी संलग्नता कम करेंगे और फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करने के लिए जो कृषि विपणन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत पड़े, और एक सशक्त कृषि विपणन बुनियादी जो ज़रूरत है वो इसमें पूरी होगी, जो इसकी तरफ हम पूरा ध्यान देंगे। तो वीरेंद्र भाई देखो, जो बिचौलिए थे, किसान का भाई पूरे दिन मेहनत कर रहा था 24 घंटे, और उसने जो फायदा मिलना करता ये बिचौलिए कहीं खा जाया करते। हाँ, जो खरीद फरोख्त करें थे चीज़ों की, जो हमारे कृषि उत्पाद कम बता दे, उड़ा के जाकर ज़्यादा बेच दे हुए। तो इन चीज़ों को रोकने लिए भाई सरकार ने भाई जो नाबार्ड का जो गठन किया था, और इसके माध्यम से जो बुनियादी ढांचा परियोजना है उसको बढ़ावा दिया। तो ये सशक्त कृषि विपणन बुनियादी ढांचे से किसान को बेहतर जो पारिश्रमिक मिलता है, और उपभोक्ताओं और उसमें प्रसंस्करण उद्योगों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसलिए भाई नाबार्ड ने ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाए हैं, और जो अलग अलग योजनाएं हैं, योजनाएं चलाकर जो एक रीढ़ की हड्डी जो किसान कहते हैं भाई उसको मजबूत उन्होंने किया। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई आपके। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग और भारत सरकार ने पहले करी थी कि ग्रामीण भंडारण योजना और विकास, जिस तरह सुदृढ़ीकरण हेतु जो कृषि विपणन बुनियादी ढांचा आ जा है, ग्रेडिंग और मानकीकरण जो आ जा है, और इन सब का विलय कर दिया, और उसके बाद जो योजना शुरू हुई। बिल्कुल, और योजना का अगर जो उद्देश्य की अगर जो बात करें भाई, जो क्यों ये इसमें जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा किस प्रकार से है, एक तो देखो जो कृषि, बागवानी और जो डेयरी है, मुर्गी पालन की बात कर ले, मछली पालन की बात कर लें, या पशुओं और जो लघु वन उपज के संबंधित क्षेत्रों के अधिशेष के विपणन के प्रभारी प्रबंध हेतु एक हम सशक्त कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का इसमें हम विकास करते हैं। इसी तरह जो कृषि विपणन बुनियादी ढांचे में अभिनय और नवीनतम प्रौद्योगिकी को इसमें बढ़ावा मिल रहा है, और जो बिचौलिए और जो हैंडलिंग चैनलों को कम करके किसान की जो आय वो बढ़ाने के लिए भी बाजार में क्षमता बढ़ाने हेतु सीधे विपणन को इसमें बढ़ावा हम देवा है। जरूर।
और इसी तरह जो फसल कटाई के बाद भाई जब हम हैंडलिंग नुकसान तय निपटने के लिए जो कृषि उत्पादक वो प्रसंस्कृत कृषि उत्पादकों और कृषि आदानों के जो भंडारण तय भी जो वैज्ञानिक भंडारण क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कई योजनाएं हैं जो अपनी मजबूती इसमें करता है, जो ग्रेडिंग है, जो मानकीकरण है और कृषि उपज की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु जो बुनियादी सुविधाएं भी ये हमारा इसमें प्रदान करता है। तो इसी तरह जो बिचौलिए है उनका रास्ता साफ हो जाता है और जो सरकार से सीधा लाभ है वो हमें मिलता है, और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं है इसके साथ साथ हमें इसमें फ़ायदा इसमें मिलता है। हाँ, और ये भी सोच रहे होंगे भाई विनोद भाई कि भाई इस योजना का जो जिक्र कर रहे हैं तो इससे लाभ किसको मिलेगा? तो लाभ तो विनोद भाई सभी व्यक्तियों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, उत्पादन जो करने लग रहे हैं वो उत्पादक समूह जो हैं उनको मिलेगा, और इसके साथ साथ जो पंजीकृत कृषक उत्पाद संघ हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। साझेदारी स्वतःधिकारी जो फर्म्स आ गई, कंपनियाँ आ गई, निगम आ गए, वो भी फ़ायदा उठा ले, स्वयं सहायता समूह भी इससे बड़ा फ़ायदा उठा सके हैं। और वीरेंद्र भाई देखो जो ये नाम तो ये दी हम लेते ग्रामीण बुनियादी ढांचा, यानी कि जो गांव के अंदर जो रहते हैं उनका जो बुनियाद है, मतलब कि क्या करे भाई जड़ तो मजबूत होगी तो पेड़ तो अपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा। और विनोद भाई न्यू कहते हैं ना, जब शब्द इसके अंदर बुनियादी ढांचा आ गया तो न्यू लगा लियो कि जिस तरह कहते हैं कि एक बड़ी इमारत बनाने लग रहे हैं भाई, उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो इसमें भी यही आ जाए, जो हमारी कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, किसानों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, तो बुनियादी स्तर पर जब इनको उठाया जाएगा तो वो अपने आप मजबूत होंगे और आगे चल के जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाई इनसे उठाते रहेंगे। बिल्कुल। और नाबार्ड के माध्यम से भाई जो हमारी जो कृषि है उसको मजबूती मिली है, और जो हमारे किसान हैं उनको नई नई योजनाएं हैं, उन स्कीमों से फ़ायदा उठाकर भाई जो कृषि के क्षेत्र मजबूती अपने साथ साथ देश की भी करी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत से किसान भाई इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सभी जो सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उनसे जुड़ कर और जानकारी लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और समय समय पर देखो अपडेट तो हमारे एक चीज़ तक करते रहते हैं, और जो नाबार्ड है वो राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपना अभियान तो भाई जारी रख रहा है, और अब अभियान जारी इसमें हमने भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो इसमें बात करें तो जो अधिकारी वो समय समय पर अच्छी जानकारी भी देते हैं, महत्व का हवाला भी देते हैं, और ये भी है कि जो अपडेट है जो समय के अनुसार है सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हमें मिलती भी रहा है। हम कई बार सरकार के माध्यम से सारी योजनाएं इस नाबार्ड के माध्यम से हम आजकल तो भाई सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, जो योजनाएं हैं वो नाबार्ड से हम जुड़े रहते हैं। और विनोद भाई या तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी नाबार्ड के विषय में कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष का जो है क्या महत्व है और किस तरह से किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं। तो इसी में कार्यक्रम में आप जिक्र कर रहे थे कि आज जो है इससे संबंधित चर्चाओं के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी देंगे। तो इसके अलावा आप कुछ और कहना चाह रहे थे कि नाबार्ड में और क्या है? नाबार्ड का देखो, अब जिस तरह नाबार्ड भाई कई नया शब्द भी देखे, लेकिन नाबार्ड है कि देखिए जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का ये पूरा नाम से है, और इसमें जो भाई हमारे ग्रामीण निवासी है वो बैंकिंग के लिए देश की जो प्रमुख नियामक एजेंसी के रूप में स्थापित यो किया गया, और इस तरह भारत सरकार द्वारा जो गठित और नियंत्रण देश का जो शीर्ष विकासात्मक जो वित्त संगठन इसमें माना जाए। और भाइयों जो बैंक ग्रामीण समुदाय को ऋण देते हैं, विनियमन करने का इरादा भी रखते हैं, और ये जो ग्रामीण आबादी को समृद्ध और जो टिकाऊ जीवन शैली है उसके लिए भाई अवसर भी प्रदान करें, और भाई धन और समृद्धि लाने का प्रयास यो करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। और इसके साथ साथ नाबार्ड जो है जो स्थानीय निवासियों के लिए बुनियादी ढांचे और नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि कृषि, कुटीर उद्योग, दूसरे छोटे पैमाने के उद्योगों, ग्रामीण शिल्प में मानव निर्मित उद्यमों का समर्थन करेगा और विकास करके इन कामों को जो है कुशलतापूर्वक पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगा। और इसी तरह जो देखो जो कृषि है, कुटीर उद्योग है, ये भाई जो बुनियादी ढांचा है अगर जो इस हमारी मजबूती होगी जब मतलब ग्रामीण उसमें हम मजबूती तरह गए, इसलिए जो बुनियादी ढांचे के तौर पर हम इन चीज़ों को लेते हैं, भाई चाहे कृषि हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहने का हमारा ढंग हो, कुटीर उद्योग हो या छोटे पैमाने के उद्योग हो या फिर ग्रामीण शिल्प हो, उसमें मानव निर्मित उद्यमों का उसके में भाई ये नाबार्ड इसमें समर्थन करके उसको आगे बढ़ाता है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी विनोद भाई आपने नाबार्ड से संबंधित दी। पर एक बात देखी कि आपने एक रहस्य जो है बाद में खोल लिया कि भाई जो नाबार्ड है उसका जो है क्या अर्थ है पूरे का पूरा, जो आपने बताया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसमें आ जाए, जो कि इस नाबार्ड का पूरा नाम माना जाए। बिल्कुल, एक एक शब्द हमने लिख के जो नाबार्ड छोटा सा शब्द बना दे, हाँ, क्योंकि उसका घना बड़ा शब्द होगा। बिल्कुल सही कह भाई रहे हैं। एक आम आदमी की जुबान एक पर ये कोटेशन नाम सी रहा बना है। दी छोटी उसकी। हाँ, उसमें ये बना दिया। और वीरेंद्र भाई, जो भारत सरकार द्वारा इस बैंक को जो स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और विकास अधिनियम 1981 का उपयोग किया गया था, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश का प्राथमिक कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी विनोद भाई आपने दी। अभी इस बढ़िया जानकारी के साथ ही आप कह रहे थे एक बढ़िया सा जो लोकगीत है वो सुनवाएंगे। बिल्कुल, सुनते हैं ये लोकगीत। तेरा मन मूरख जिमीदार रे करे, सोच समझ खेती तेरा मन मूरख जिमीदार रे करे, सोच समझ खेती। बिगे 25 की काया क्यारी तन खेवट पे मिल रही से, उन पाप की बीज बिकया 8 सीट का खुलरी से, तेरी क्यारी न लिए नुलाया ज्ञान की गंगा चल रही से, जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फलरी से, जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फलरी से, ओ तेरे गले घलरी लानदार रहता अलस बो दिए खेती तेरा मन मूरख। नोना के हैं तेरे खेत के, ओती इनकी बाढ़ नहीं, जोंडा गाल बैठ जाए ऊपर उगा कते उजाड़ नहीं, गौमुखी का कर ले गोपिया मन की नीत बिगाड़ नहीं, बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं, बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं, ओ बड़ी ताड़ फाड़ की कार रे तेरा काम चलना बिना बेटी तेरा मन मूरख। इब का रखिए बात याद तू पर के आ गया धोखे में, आम की सफल देख बो दिया कड़वा आग बड़ोखे में, ईश्वर न तेरी करी सहाई राख्या डूबे सोके में, अपनी बोई आप काटेब के हो मथा ठोके में, ऐ मोह के मैं रही त्यार रे कदे
कर दे फेर पछेती मेरा मन मूरख तेरे खेत का भेद तन तेरे खेत का भेद तन किसे कारीगर तय पाटेगा अपनी गलती आप समझ के काम क्रोध न डांटेगा निर्गत रिश्ना लिए मार बे भटके खेती काटेगा साधु राम सुधर है मनोरथ पीठ बधाई बांटेगा ओ ना नाटेगा साहूकार रह दिए कर्ज पाड़े सेती तेरा मन मूरख जिम्मेदार करे सोच समझ और विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र ये भाई, तो आपने सुनवाया लोकगीत तेरा मन मूरख ज्ञानी राम की आवाज़ में। और जहाँ तक आज के मौसम की जानकारी का सवाल है विनोद भाई, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज हवा की गति रही 19.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई भी चली। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल जो है चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरी चर्चा का विषय आज की नसीहत के तहत रहेगा बरसात के दिनों में मधुमक्खियों की देखभाल। और इसके साथ साथ विनोद भाई एक और विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो साल है वो जो बनाया जा रहा है, आने वाला साल जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज बाजरे का साल 2023, जिसके अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो बाजरा और उससे संबंधित जो फसलें हैं या प्रजातियां हैं उसकी और उनको जो है बढ़ावा दिया जाए और अनाजों में जो है दुनिया भर में जो है आत्मनिर्भरता हो। बिल्कुल। जो दूसरे शब्दों में देखें कि बाजरा जो है एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर फसल मानी जाए मोटे अनाज में। और इसमें भी ये देखा गया है कि जो जब हम मोटे अनाज यानी मिलेट्स की बात करें अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसमें जो इसकी 11 प्रजातियां जो आ जाए, और उसमें जैसे बाजरा आ गया, एक जो देसी बाजरा जो अपने इलाकों में आप पिपते रखा ही कर रहे थे, और इसके साथ साथ आ जाए जो चारे के रूप में ज्वार आ जाए है, रागी आ जाए है, और इसमें कंगनी आ जाए है कि जो फॉक्सटेल बाजरे के नाम से जाना जाए, या कोदो बाजरा है, या छोटा बाजरा जो कि कुटकी के नाम से जाना जाए है, या प्रोसो बाजरा चिन्ना कहते हैं जी हाँ। और इसी तरह से एक है सावणी यानी कि बर्नार्ड बाजरा है जाना जाए है, एक ब्राउन टॉप बाजरा है, टेफ बाजरा है, और एक प्रकार का जौ है जो वो भी एक तरह से बाजरे की प्रजाति में मान्या जा है जो इसमें आ जाए। और वीरेंद्र भाई देखो, जो बाजरे की जो आप बात कर रहे हो ना, जो बाजरा छोटे बीज वाली जो वार्षिक घासों का एक सामूहिक समूह है जो अनाज फसलों के रूप में उगाते हैं। जी हाँ। और कई बार हम देखते थे अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर, भाई पहले तेन क्या करते भाई, जो गेहूं की तो रोटी मिला नहीं करती, कुछ घर में जब बटे हुआ आया करते, जब बनाया करते, और कोई तड़ा आ जाता जब ये पहले तो ये चीज चला करती, क्योंकि भाई ये गुणों से भरपूर थी। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो भाई वो लंबे नुए जिया करते, एक तो सारे शरीर तक ज्यादा काम लिया करते और बढ़िया उनका खान पान था, और उसमें ये बाजरा भी बहुत ज्यादा था। विनोद भाई, आपने जानकारी के लिए बताना चाहूँगे कि इसकी जलवायु ऐसी लचीली है कि ये बाजरा जो है दुनिया भर में 131 देशों में उगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखें कि प्राचीन जो खाद्य अनाज जो हमारे पहले भोजन के लिए पालतू पौधे जिस तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में भी पाए गए, और सबसे पहले प्रमाण इसके जो हैं वो 3000 ईस्वा पूर्व जो है इसके प्रमाण मिले हैं। और एशिया और अफ्रीका में 59 करोड़ लोगों के लिए जो है बाजरा एक पारंपरिक भोजन के रूप में माना जा है, जिसमें कि इसको बहुत ही ज़्यादातर इस्तेमाल कराया जा रहा है। और वीरेंद्र भाई देखो, जो बाजरे की जो बात कर रहे हैं, बाजरे की खिचड़ी भी और बाजरे की रोटी भी, हाँ वो तो कई हैं बाजरे की, आप चाहे खीर बना लो, दूध पा दोगे उसमें खीर बनेगी,
हाँ जी, वो तो अपने अपने पकवान हैं बाजरे से, हम क्या क्या बनवा सके हैं, किस रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सके हैं। और इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं समय समय पे, ये भी देखा कि पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए 2018 में न्यूट्री अनाज के रूप में अधिसूचित होया बाजरा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है 2018 में बाजरा पे उप मिशन लॉन्च कराया गया था। और 18 ब्रीडर बीज उत्पादन केंद्रों पर और 22 बीज हब स्थापित करे गए थे इसके लिए। और इसी तरह से देखें कि बाजरा का जो है 11 राज्यों के लिए 80 FPO एकत्रीकरण और बेहतर मूल्य बढ़ाने के लिए जो है FPO से जुड़े 75,780 किसान इसमें अभियान से जुड़े। और इसमें एक मिशन के तौर पर जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इसको आगे ले जाया जा सके। और इसमें देख रहे हैं जो राज्य बहुत पहल कर रहे हैं, उनमें जैसे उड़ीसा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये इन राज्यों में जो है इसको बढ़ चढ़ के जो है आगे ये आ रहे हैं, जिससे कि इसकी खेती को बढ़ावा दे। और इसी तरह से जो देखें हैं कि भारत भी इसमें पहल कर रहा है कि भी इसको आगे बढ़ावें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका खेती की तरफ जो है योगदान दे। इसका एक और बात है कि पौष्टिकता अच्छी खासी है और इसके अंदर बाजरा उगाने के लिए जो देखा है कि इसकी भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी अनुरूप हैं बहुत से देशों की, क्योंकि इसमें कम पानी में भी जो है इसकी खेती हो जाएगी, ज़्यादा वो नहीं देखना, कम उपजाऊ भूमि में भी इसकी खेती हो सके है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा किसान भाई ले सके है। और वीरेंद्र भाई देखो, बाजरा जब हम कहते हैं तो हरियाणा में तो बाजरा चित्रिया हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाजरा जो सीमांत किसानों और जो सतत उत्पादन प्रणाली के लिए है, और भाई इसमें जो न्यूनतम उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ ही इसमें बढ़ता है। इसमें भाई कम पानी में जीवित रह है और जो पौष्टिक भोजन की बात करें, चारा हो, जो जैव ईंधन या फिर अन्य जिस तरह इसमें मदरा बनाने में भी इसमें प्रयोग होते हैं और कई रूपों में यो भाई इसमें खाया जाता है। हाँ, अलग अलग रूप में, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि ये तो खिचड़ी के रूप में भी, रोटी के रूप में भी, खीर के रूप में भी, अलग अलग जो इससे आहार व्यवस्था का एक हिस्सा मान के जो है इसको लेकर चल सके हैं, जिसमें हम इसको लेकर चल रहे हैं। और बिल्कुल, और बात चर्चा करेंगे लेकिन कुछ इसमें संदेश सुन लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में
करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो वीरेंद्र भाई, ये तो आपने अपना संदेश सुना और बात हम जो कर रहे थे इसमें। हाँ विनोद भाई, हम करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत वृक्षारोपण में सावधानियां। जैसा आप जानें कि बरसात का मौसम चल रहा है, बड़ा बढ़िया मौसम चल रहा है और इन दिनों जो हैं अलग अलग तरह के जो वृक्ष हैं या पौधे हैं, हर प्रजाति के पौधे लगाए जा सकें, क्योंकि आप जाने हैं कि पौधों से जो है बहुत लाभ सभी को उठा रहे हैं। पर्यावरण साफ सुथरा रहा है और अलग अलग तरह के जो फायदे हैं वो किसान भाई भी और आम नागरिक जो है वो इससे उठा हुआ है। और बरसात के मौसम में पानी की तो जरूरत होती नहीं। हाँ। राम जी देवला अगर मतलब कि जो भी फल आप खाओ उसने भाई कच्ची मिट्टी हो ना उड़ा फेंक दो अच्छी तरह, और एक आधा पेड़ भी हमने जरूर इसमें लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके साथ साथ विनोद भाई थोड़ा ध्यान रखें कि सही समय का ध्यान रखें, कौन सा वृक्ष लगाना है उसका ध्यान रखें, मिट्टी की जांच करवा लें, खड्डे तैयार करें और सही अंतर पर लगावें। 45 सेंटीमीटर गहरे और 45 सेंटीमीटर चौड़े खड्डे जो है वो बनाए जा सके हैं और इस तरह से पौधों को लगा के साथ साथ बाड़बंदी भी जरूर कर दें, जिससे कि वो दूसरे पशुओं से बचे रहें। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।